नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभी शाम की इस वीडियो की स्पेशल रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास में, जिसमें हम लोग आपसे बातचीत करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, उन सभी विषयों पर बातचीत आपसे करने वाले हैं। तो ज़रा शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आपको राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। और जो नया मंत्रिमंडल राजस्थान का बना है, नया कैबिनेट जो राजस्थान का बना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो, ये ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो उसकी जानकारी थोड़ी सी आपको पहले दे देते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे कुछ स्पेशल सवालों के बारे में जो आपकी जानकारी में रहे और परीक्षा की दृष्टि से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी विषयों पर हम बातचीत आपसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बातचीत की यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ज़रा आइए सब लोग जुड़ जाइए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। और उसके बाद शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। हाँ, इवनिंग, मॉर्निंग नहीं। हाँ सर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे हमारे गहलोत के नए कैबिनेट के बारे में। जो नया कैबिनेट बनाया गया है अभी सरकार का, उसमें कौन कौन सी बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो ज़रा पहले देखिएगा। आज हम लोग सबसे पहले राजस्थान के जितने भी मंत्री नए बने हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में, तो उन सब पर बातचीत करते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हाँ जी, आप सबका नाम लेंगे तो ज़रा पहले देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ आपके सामने जो है वो सबसे पहले कौन कौन से मंत्री हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सीधे जब आप जुड़ जाएंगे तो सारी बातें आपके सामने रखेंगे। गहलोत कैबिनेट में ये मुख्य मंत्री हैं जो आपको याद करने हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अशोक गहलोत, जिनके पास 3 मुख्य विभाग हैं, वित्त है, गृह है, कार्मिक है, सामान्य प्रशासन है और IT और DPR विभाग है। ये सारे विभाग जो हैं वो इनके पास है। BD कल्ला जी के पास शिक्षा, आर्ट और कल्चर, जो ASI पुरातत्व विभाग है, वो भी BD कल्ला जी के पास है। शांति धारीवाल, जिनके पास स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग है और लो विभाग भी इन्हीं के पास है। हाँ जी, गुड इवनिंग है। चलिए, प्रसादी लाल जी मीणा, जिनके पास मेडिकल एंड हेल्थ एक्सरसाइज का जो विभाग है वो है। इसके बाद लालचंद जी, कृषि एवं पशुपालन और मत्स्य विभाग है। यहाँ प्रमोद जैन भया, खान एवं पेट्रोलियम गोपालन विभाग। उदय लाल आंजना, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिनके पास पहले परिवहन विभाग था, अब खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के विभाग इनको दिए गए हैं। यहाँ पर साले मोहम्मद जो हैं, इनके पिताजी का पिछले दिनों निधन हुआ था, आपको मालूम होगा। पश्चिमी राजस्थान में बड़ा चेहरा माने जाते हैं साले मोहम्मद। अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड का विभाग जो है वो इनके पास है। इसके बाद हेमाराम जी चौधरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। महेंद्रजीत सिंह, जल संसाधन और INGP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी भूमिका। महेश जोशी जो है, इनको PHED और भूजल विभाग जो है वो इनको सौंपे गए हैं। अब जरा सुनिएगा, कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर बातचीत हमें करनी है वो सबसे पहले देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस बार रहेगा ICC, जो आपका ICC T20 का वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया है, वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें आपको पता रहे। पहली बात तो इस वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा, इसके बाद इसका उपविजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा, ये दोनों बातें। विजेता इसका रहा ऑस्ट्रेलिया, यानी ICC T20 वर्ल्ड कप जो है इसका विजेता कौन रहा, प्लस दुबई में खेला गया इसका फाइनल। कहां पर? दुबई में जो है वो इसका फाइनल खेला गया। विजेता जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया इसका रहा। क्या? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा और पहली बार भारत जो है वो इसका विजेता रहा था। इस बार ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता। और उसके बाद उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता में ध्यान रखना न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था।
तो न्यूजीलैंड जो है वो इस बार इसका क्या रहा, उप विजेता रहा। दोबारा सुन लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से सारे सवाल। वर्ल्ड कप आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, इसका विजेता जो है वो कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, और इसका उप विजेता जो है वो कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा। और ये कहाँ खेला गया, तो दुबई में इसका जो फाइनल है वो खेला गया। इसके साथ साथ एक आईपीएल की भी बात याद कर लीजिएगा आप लोग। इस बार आईपीएल जो है वो आपको ध्यान रखना, चेन्नई सुपर किंग्स जो MS धोनी वाली है, चेन्नई सुपर किंग्स, उस चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार, कौन सी बार, चौथी बार जो है वो आईपीएल का खिताब जीता। और इसने किसको हराकर जीता, तो यहां ध्यान करना है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उसको क्या करके, उसको हराकर इन्होंने फाइनल जीता था। तो आईपीएल की और T20 वर्ल्ड कप की दोनों बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यहां पर दोबारा सुन लो, दुबई में खेला गया T20 वर्ल्ड कप, और आईपीएल जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स और किसके बीच में, कोलकाता के बीच में फाइनल हुआ। चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स यानी MS धोनी की जो टीम है, MS धोनी की टीम जो है उसने ये खिताब जीता। और ध्यान से सुनिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम जो है, भारतीय क्रिकेट टीम जो है, उस क्रिकेट टीम के इनको क्या बनाया गया, मेंटोर बनाया गया, ध्यान रखना है, मेंटोर इनको बनाया गया MS धोनी को। प्लस अभी BCCI जो है, उस BCCI के चेयरमैन जो है वो कौन है, सौरव गांगुली हैं। प्लस वेरी स्पेशल जो वेरी स्पेशल जिनको हम VVS लक्ष्मण के नाम से जानते हैं, उनको इंडियन नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है उसकी प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। प्लस राहुल द्रविड़ जो है, राहुल द्रविड़ जो है वो मुख्य कोच की भूमिका में है। ये सारे जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद करना है। दोबारा सुन लीजिएगा, MS धोनी मेंटोर हैं और हमारे सौरव गांगुली BCCI के चेयरमैन भी है। इसके साथ साथ इन्हें जो ICC की टीम है उसका भी मुख्य प्रभारी बनाया गया। फिर VVS लक्ष्मण जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी, और राहुल द्रविड़ जो है वो मुख्य कोच इस टीम के रहने वाले हैं। प्लस इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला देखिएगा, आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। अब देखिए जरा, दो बातें यहां पर आपके सामने है, एक आपका है लद्दाख और एक क्या है आपका यहां पर जम्मू। ये दोनों नए यूटी बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो क्या किए गए, नए यूटी बनाए गए, कब, वर्ष 2019 के अंतर्गत। श्रीनगर जो है, ये श्रीनगर हाल ही में चर्चा में इसलिए आया कि यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में, रचनात्मक शहरों की सूची में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया अभी हाल ही में। दोबारा सुन लीजिएगा, यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया, तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। अब जरा सुनिएगा, विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला शहर क्या था, अहमदाबाद था। कौन सा शहर था, अहमदाबाद था। उसके बाद जयपुर प्रकोटा जो है, क्या है, जयपुर प्रकोटा, उसको क्या किया गया, यहां पर शामिल किया गया। तो दूसरा जो है वो जयपुर प्रकोटा है, लेकिन अभी हाल ही की परिस्थितियां ऐसी है कि जयपुर प्रकोटे से कभी भी ये खिताब इसका वापस छीना जा सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, खेल भावना पुरस्कार भी महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। अब श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है, और यूनेस्को ने अभी हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इस धरोहर सूची में किसको शामिल किया है, धरोहर सूची में शामिल किया है। प्यारे दोस्तों यहां ध्यान रखना, अभी हाल ही में कोलकाता या पश्चिमी बंगाल कह दीजिएगा, पश्चिमी बंगाल जो है, यहाँ की जो दुर्गा पूजा है, उस दुर्गा पूजा को क्या किया है इन्होंने, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची के जो है स्थान है या तत्व है उनको क्या किया है, हाल ही में शामिल किया गया है। तो इससे पहले जो छऊ नृत्य होता है, कौन सा नृत्य, छऊ नृत्य, उस छऊ नृत्य को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। दोबारा बता रहा हूं, एक बार सुन लो,
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में हाल ही में पश्चिमी बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। इससे पहले वर्ष 2020 के अंदर किसको शामिल किया गया था? छऊ नृत्य को शामिल किया गया था। और दुर्गा पूजा जो है इसको वर्ष 2021 यानी दिसंबर में इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया। इसके अलावा एक और भी बताया था विश्व में, एक तो रूम्बा है, एक तो क्या है? रूम्बा है, एक क्या है? रागी। इन दोनों को क्या किया गया? अभी हाल ही में ये संगीत की शैली है, क्या है? संगीत की शैली है, संगीत शैली है। इन संगीत शैलियों को भी इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। रूम्बा एक संगीत की शैली है, उसे इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? श्रीनगर को। और अभी एक सवाल आया था एसबीआई बैंक के द्वारा डल झील जो है, कौन सी झील? डल झील। उस डल झील को क्या किया गया था? वहां पर पहला तैरता हुआ, क्या किया गया? तैरता हुआ एटीएम भी यहां पर लगाया गया। तो ये सारी बातें आपको फटाफट सुननी है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपका रिवाइज हो जाए एक बार। अगली बात जरा सुनिएगा क्या है। अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, गरीबी सूचकांक जो है वो क्या किया गया? सूचकांक जो है वो क्या किया गया? जारी किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे हम मल्टीपल या फिर पोवर्टी इंडेक्स भी कह सकते हैं, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और नीति आयोग द्वारा जारी किया गया यह इस प्रकार का पहला सूचकांक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे गरीब राज्यों की अगर बात की जाए तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में ये रहेगा। इस बार आपका बिहार राज्य, बिहार के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद अगर पांचवा पूछा जाए तो मेघालय। ये वो 5 राज्य हैं जो देश में सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, जिसके अध्यक्ष विवेक देब्रॉय हैं, उस परिषद ने एक शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या किया है? इस प्रकार का सर्वे जारी किया, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? बिहार का रहा है। उसमें बिहार सबसे खराब प्रदर्शन वाला, और उसमें पश्चिमी बंगाल जो है वो सर्वश्रेष्ठ, यानी 0 से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सूचकांक क्या किया गया? जारी किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर बिहार, ये तो सबसे गरीब राज्य, और जिनमें गरीबी में ठीक स्थिति है, यानी वहां गरीबी सबसे कम है, वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उनके भी नाम याद कर लीजिएगा। केरल में सबसे कम गरीबी है, उसके बाद गोवा में, उसके बाद सिक्किम, यानी सबसे कम गरीब केरल राज्य है। उसके बाद ये थोड़े थोड़े, इनसे ज्यादा स्थिति इनकी ठीक नहीं है। तो ये जरा देख लीजिएगा। ये 4 वो राज्य हैं, केरल है, गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है। ये 4 वो राज्य हैं जहां पर गरीबी का जो मामला है, वो गरीबी का मामला, ठीक है, यहां पर ये गरीबी जो है, इस गरीबी को लेकर के सबसे ज्यादा गरीब राज्यों की श्रेणी में ये 5 राज्य हैं। जहां पर गरीबी ज्यादा नहीं है, सबसे कम गरीबी है, वहां केरल है, गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु। जी चलिए, एकदम सही है। अरे सचिन गुर्जर जी, 3 दिन से आपको जवाब दे रहा हूं एक ही एक चीज का, लेकिन आप फिर भी वही बात दोहराते रहेंगे तो जवाब भी वही रहेगा। चलिए, इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं हम। यहाँ राजस्थान जो है, राजस्थान का यहाँ स्थान कौन सा रहा है? तो ध्यान रखना 8वां स्थान राजस्थान का है। इसमें कौन सा स्थान? राजस्थान का इसमें 8वां स्थान है। राजस्थान की भी अगर बात की जाए कि सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं, और जिले जिनमें गरीबी सबसे कम है, उन जिलों का भी क्रम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे कम की अगर बात की जाए तो झुंझुनू जिला जो है, वहां पर सबसे कम गरीबी है, झुंझुनू जिला। उसके बाद कोटा है, और उसके बाद आपका सीकर है। ये वो 3 जिले हैं जहां पर गरीबी का मामला जो है वो क्या है? सबसे कम है। गरीबी का मामला क्या है? सबसे कम है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? झुंझुनू है, कोटा है, और सीकर है। यहां सबसे कम क्या है? गरीबी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा गरीबी कहां है? तो आपका एक तो है बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका क्या है? जैसलमेर है।
जैसलमेर है, ये ध्यान रखना। और इधर राज्यों में देखो सबसे कम कहां है तो केरल की है, यहां गोवा की है, यहां सिक्किम की है, यहां तमिलनाडु की है। यहां पर सबसे कम कहां है, झुंझुनू में, कोटा में, सीकर में। यहां बाड़मेर, जैसलमेर और आपका है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में बाड़मेर है, जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है। इन तीनों जिलों में क्या है, सबसे ज्यादा गरीबी है। दोबारा याद कर लो क्रम से, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है आपके लिए। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान है। बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ सबसे गरीब जिले हैं। झुंझुनू, कोटा और सीकर सबसे अमीर जिले कह सकते हो, यहां जहां गरीबी सबसे कम है। जहां सबसे ज्यादा है वो 3 जिले इधर, जहां सबसे कम गरीबी है वो इधर है। ये आपकी वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में खास तौर पर लिखा है गरीबी एवं बेरोजगारी, और उसके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहेगा। तो चलिए, हाँ जी, अगला सवाल जरा देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन, और अगर आपसे इसी में पूछा जाए, देखते हैं आगे, इसी में अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की इस एमपीआई में स्थिति क्या है वो भी बता दो, तो इस केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादर नगर हवेली जो है, दादर नगर हवेली वो सबसे गरीब है यूटी के अंदर अगर बात की जाए। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो जारी किया गया है ये आपका अलग अलग नहीं है, यानी दादर नगर हवेली और दमन और दीव को अलग अलग दिखाया गया है, इसमें ये ध्यान रखना। उसके बाद दमन एवं द्वीप है, उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद क्या है, चंडीगढ़ है, और उसके बाद यहां दिल्ली है। उसके बाद क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली के बाद क्या है, अंडमान है, अंडमान है, क्या है, अंडमान है। और लक्षद्वीप और पुदुचेरी, लक्षद्वीप और पुदुचेरी जो है यहां पर क्या है, सबसे कम गरीबी है। दोबारा सुन लो, सबसे ज्यादा गरीबी दादर नगर हवेली में है, फिर जम्मू कश्मीर में है, फिर दमन द्वीप में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर दिल्ली में है, फिर अंडमान में है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में सबसे कम, यानी सबसे कम गरीबी अगर पूछी जाए तो इधर से चलना है। पुदुचेरी में सबसे कम, फिर लक्षद्वीप में, फिर अंडमान में, फिर दिल्ली में। सबसे ज्यादा गरीबी दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, दमन द्वीप और चंडीगढ़, इन इलाकों में है। तो ये शायद मेरे हिसाब से यूटी वाला भी आपको याद रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिएगा। देर होगी सब, हाँ जी। चलिए 2021 जा रही है, जाने दीजिए, पकड़ो मत उसको। अगला सवाल है हमारा G20 शिखर सम्मेलन का। इस बार G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया, पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है। G20 शिखर सम्मेलन का इस बार आयोजन रोम की राजधानी इटली में इसका आयोजन किया गया। किसमें, इटली में इसका आयोजन किया गया, रोम, इटली, यहां पर G20 का आयोजन किया गया। इसके अलावा यहां पर अगर देखा जाए तो देखना यह है कि इसकी थीम क्या थी, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो थीम है जनता, पृथ्वी और समृद्धि। जनता, पृथ्वी और क्या है, समृद्धि है। 1999 से भारत इस G20 का क्या बना है, सदस्य बना है। भारत कब बना, G20 का भारत बना 1999 में, ये ध्यान रखना। और अब की बार भारत के प्रधानमंत्री ये सब जो गए, इनका स्वागत यहाँ के प्रधानमंत्री जो है मोरियो ड्रेगी ने किया। किसने, मोरियो ड्रेगी जो है यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखना है। 1 दिसंबर 2022 से भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता करने वाला देश बना है। दोबारा सुन लीजिए, G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। आयोजन कहाँ किया गया, तो रोम, इटली में इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम याद करना है जनता, पृथ्वी और समृद्धि है। जनता, पृथ्वी और समृद्धि है, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, मोरिया डरेगी, ठीक है, ये है मोरियो डरेगी। मोरियो आपने नाम सुना हो, मैंने मारिया था, मारिया का मोरिया कर दिया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, मोर से मोर डरेगी, डरेगी याद कर लो। इसे आपको इटली के प्रधानमंत्री का नाम भी याद रह जाएगा। जनता, पृथ्वी और समृद्धि, इसकी थीम जरूर याद रखना। इस बार भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इस शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगली बात क्या है वो जरा देखिए।
इस बार कोप 26 का आयोजन कहां किया गया? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, कोप 26 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कोप 25 का आयोजन कहां हुआ था? तो वो आपको याद होगा मैड्रिड में आयोजित किया गया था। कोप 26 जो है वो ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित किया गया। कहां पर? ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया कोप 26 का। कोप 26 में कोप का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका नाम है। पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार अलग अलग देश जो हैं वो कौन कौन से काम कर रहे हैं, ये बातें यहां पर है। उसी दौरे में जब G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंच गए और ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित कोप 20 शिखर सम्मेलन में इन्होंने हिस्सेदारी ली। तो इसका आयोजन कहां किया गया? ग्लासगो में किया गया। और कोप 25 का आयोजन कहां किया गया? अगर ये पूछेंगे नहीं, पूछेंगे यही आपसे। कोप 25 को जो है वो मैड्रिड में आयोजित हुआ था। कहां पर? मैड्रिड में। इसके बाद कोप 27 का अगर कोई पूछे कि कोप 27 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ध्यान रखना है मिस्र यानी इजिप्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। मिस्र या इजिप्ट जो है, इजिप्ट, यहां पर इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये क्या है? ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 7 का इजिप्ट या मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो 26 सम्मेलन है इसमें सभी देशों ने मिलकर यह कहा कि 0.2 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो हमें क्या करना पड़ेगा, या ग्लोबल वार्मिंग से होने वाला तापमान में वृद्धि जो है उसको हमें कम करना पड़ेगा। कितना प्रतिशत? 0.2 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसका जो तापमान है पूरे विश्व का, वो तापमान हमें कम करने की दिशा में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद भारत ने यह कहा कि भाई भारत कार्बन उत्सर्जक देशों की अगर बात करें तो कार्बन उत्सर्जक देशों में तीसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर, पहले पर चाइना है, उसके बाद यूएसए यानी अमेरिका है, और उसके बाद भारत का स्थान आता है कार्बन उत्सर्जक में। तो भारत ने कहा हम 2070 जब आएगा ना, उस समय तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएंगे। यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएंगे। कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएंगे। कब तक बन जाएंगे? तो ये बन जाएंगे हम 2070 तक। इस बात को ध्यान रखना। भारत ने इस कोप 26 में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए कहा कि हम 2070 तक क्या बन जाएंगे? 2070 तक हम भारतवासी जो हैं वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनने जा रहे हैं। ये बात भारत ने कही। इसके अलावा भारत ने बहुत सारी बातें कही। भारत ने कहा 2030 तक हम कौन कौन से काम कर लेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने कहा हम 500 गीगावाट जो है वो जीवाश्म रहित ऊर्जा की क्षमता को उत्पादित करेंगे। 500 गीगावाट बिना किसी भी प्रकार के जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जीरो कार्बन उत्सर्जक के रूप में, यानी जीवाश्म रहित जो क्या है ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे 500 गीगावाट उतनी ऊर्जा। उसके बाद भारत ने यह भी कहा कि हम 2030 तक एक काम और भी कर देंगे। 50% ऊर्जा पूर्ति जो है, 50% ऊर्जा पूर्ति जो हमारी है, जैसे मान लो हमें 100 गीगावाट की ऊर्जा चाहिए, तो इसमें से हम 2030 तक क्या कर देंगे कि 50 गीगावाट जो हमारी क्षमता, हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से हम हमारी आवश्यकताओं की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है। इसके बाद भारत ने और क्या कहा? भारत ने कहा कि कार्बन 2030 तक हम कार्बन इंटेंसिटी जो है, इस इंटेंसिटी को 45% तक क्या कर देंगे? तक कम कर देंगे। ये बात भी भारत ने कही। इसके अलावा 2030 तक कार्बन एमिशन में 1 अरब टन जो है उतने रुपए की क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। तो ये सब बातें ग्लासगो में आयोजित इस पूरे के पूरे सम्मेलन में भारत ने बार बार दोहराई अपनी प्रतिबद्धताओं को कि हम ऐसे ऐसे काम इस समय करने वाले हैं। ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, कोप 26 आपकी परीक्षा में सवाल इतना ही आ सकता है कि कोप 26 का आयोजन कहां किया गया, तो आपको जवाब देना है ग्लासगो में, और कितने प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे होने वाले वैश्विक तापमान की जो बढ़ोतरी है उसको कम करने का फैसला किया है। सब देशों ने 0.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान सब देश मिलकर कम करेंगे।
इसके अलावा भारत ने कब तक अपनी नेट कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के बारे में बात कही है, तो 2070 तक कही है। और भारत उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन से नंबर पर है दुनिया भर के देशों में, तो आपको जवाब देना है भारत जो है वो तीसरे नंबर के स्थान पर है। भारत जो है वो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी इसके संबंध में इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप लोग जरा याद कर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर सिर्फ इसमें यही है कि 500 गीगावाट क्षमता जो है वो भारत कब तक जीवाश्म रहित ऊर्जा को उत्पादित करेगा, 500 गीगावाट तो 2030 तक, और अपनी ऊर्जा क्षमता जो है या अपनी ऊर्जा की पूर्ति जो उसकी 50% ऊर्जा की पूर्ति 2030 तक जो भारत है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं, इसमें तीनों बता दिए मैंने, पहला चाइना है, यूएसए और फिर भारत है। अब बात करते हैं और नेक्स्ट, इसके बाद आया एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, एक सूचकांक का नाम है, ये सूचकांक है, कौन सा है दोबारा सुन लो, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, ठीक है। इसका पूरे का नाम आपको बता दिया। अब ये 2000 कितने का है, 2022 का है, नया वर्जन है एकदम आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें भारत का कौन सा स्थान आया है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, 10वां स्थान आया है भारत का, लगातार तीसरी बार 10वें स्थान पर काबिज है भारत, लगातार कौन सी बार, लगातार तीसरी बार भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में टोटल कितने देशों में से 10 नंबर आए हैं भारत के, टोटल देश हैं वो आपके सामने 64 है, 64 देशों में से भारत 10वें स्थान पर आए हैं। इस लिस्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्थान किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुए, ये ध्यान रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा किसी भी देश ने प्राप्त नहीं किए हैं। चौथे स्थान पर इसमें डेनमार्क का नंबर आया है, चौथे स्थान पर कौन आया है, डेनमार्क आया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 5वें स्थान पर स्वीडन आया है, 5वें स्थान पर कौन आया है, स्वीडन आया है। 6ठे स्थान पर नॉर्वे आया है, 6ठे स्थान पर कौन आया है, नॉर्वे आया है। उसके बाद 7वें स्थान पर ब्रिटेन आया है, ब्रिटेन 7वें नंबर पर है, ये ध्यान रखना। 8वें नंबर पर मोरक्को है, 8वें नंबर पर कौन है, मोरक्को है। उसके बाद एक स्थान जो 9वां है उस पर चिली है, 9वें स्थान पर चिली है। और 10वें स्थान पर कौन है, तो 10वें स्थान पर भारत है। जरा दोबारा सुन लो इस पूरी लिस्ट को, ठीक है। यहां पर है पूरे टोटल जो देश हैं उन टोटल देशों की संख्या 64 है, जिसको लेकर ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया। इसमें 64 में से भारत 10वें नंबर पर आया है और लगातार तीसरी बार भारत इसमें इतने नंबर पर है। यहां पर पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को नंबर नहीं मिला, यानी ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है जो जर्मनवॉच नाम की इस पूरे के पूरे सर्वे में किए गए पर प्रदर्शन पर संतुष्टिकरण जवाब में सामने आ सके। तो पहले 3 स्थान किसी को नहीं, फिर डेनमार्क चौथा, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन, मोरक्को, चिली और भारत इसके, ये क्रम है सही। भारत लगातार तीसरी बार इस नंबर पर आया है। तो चलो जी, अब आपको इतनी बात इसके बारे में मैंने बता दी है, तो इनको इतना ही याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और भारत का अगर आपसे परसेंटेज में उसमें पॉइंट दिए जाते हैं तो भारत के कुल कितने नंबर हैं, तो ध्यान रखना 69.22 नंबर जो है वो भारत के इसमें रहे हैं, इतने सूचकांकों के हिसाब से। तो नंबर याद रहे न रहे, 10 नंबर याद कर लो बस। 10वां स्थान भारत का रहा है इस पूरे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर। अब चलो जी नेक्स्ट और अगला सवाल बात करते हैं। इस बार बुकर पुरस्कार जो है ना, बुकर पुरस्कार वो जरूर याद करना भाई। बुकर पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया, बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया, तो मैंने जब याद करवाया था उसी दिन बताया था डेमन गैलगट। गैलगट याद कर लो बस, आप तो गैलगट याद कर लो। इन डेमन गैलगट का संबंध जो है वो दक्षिणी अफ्रीका से है। कहां से है, दक्षिणी अफ्रीका से इनका संबंध है। प्लस इनका एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है, द प्रोमिस है। क्या है, द प्रोमिस नाम का इनका एक उपन्यास है। अंग्रेजी के उपन्यासकार को दिया जाता है, किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार को यह पुरस्कार, उपन्यासकार को यह पुरस्कार क्या किया जाता है,
प्रदान किया जाता है। दोबारा सुन लो, बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गेलगट, दक्षिणी अफ्रीका, द प्रोमिस, अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार को यह पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। डेमन गेलगट इस बार 2021 का बुकर प्राइज पाने वाले व्यक्तियों में शामिल है। लंबे समय से इस पुरस्कार के लिए संघर्ष, कम से कम 3 से 4 बार इनका नाम इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुका है, लेकिन फाइनली लिस्ट में इनका नाम नहीं आता। जैसे कई बार सिलेक्शन हो जाता है पहली लिस्ट में, उसके बाद फिर रह जाता है फिजिकल, फिर इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल मेरिट आती है। तो पहले तो नंबर आ गया, लेकिन फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आता। वैसे डेमन गेलगट का जो है इस पुरस्कार के लिए कई बार प्रारंभिक लिस्ट में इनका चयन हुआ, लेकिन अंतिम फाइनल रूप से इनको नहीं मिला। लेकिन इस बार 2021 में इनको क्या मिल गया, यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है, बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गेलगट को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। द प्रोमिस नाम आप जरूर ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण या शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण या शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, कौन से वर्ष का, वर्ष 2021 का। वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण या शांति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया, आपको यह बताना है। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण या शांति पुरस्कार जो है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, शांति पुरस्कार किसे दिया गया, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। फाल्के पुरस्कार, क्योंकि इन पुरस्कारों का वितरण जो है वो भी अभी जल्दी किया गया था। तो अभी इससे पहले जो पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसको, अमिताभ बच्चन को दिया गया था इससे पहले वाला। और अभी जो है वो किसको दिया गया, आपको पता है, रजनीकांत जो है, रजनीकांत को इस बार वाला पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अमिताभ बच्चन। चलिए, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार आ चुका है आप सभी का जवाब। प्रथम नाम का एक नागरिक संस्थान है, क्या है, नागरिक सहयोग करने वाला एक संस्थान है, जिस संस्थान का नाम क्या है, प्रथम है। प्रथम नाम का ये जो नागरिक सहयोग संगठन करने वाला संगठन है, प्रथम नाम का, उसको इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2021 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। सामाजिक नागरिक समाज संगठन है जिसका नाम प्रथम है, और उस प्रथम नाम के संगठन को यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया। तो प्रथम आपको याद रखना है, इसको इंदिरा गांधी 2021, ये भी पूछा जा चुका है पहले के वर्ष वाला। और यहाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन और किसको दिया गया है, हाँ जी, 50वां और 51वां है। ये आपके सामने 50वां है और ये कौन सा है, 51वां है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये दो अच्छे सवाल आपके सामने हैं। चलिए इसके बाद और बात करते हैं और कौन कौन से हैं। अभी हाल ही में आपने 3 कृषि कानूनों के बारे में सुना होगा। कृषि कानून जो बनाए गए थे उनके निरसन का जो विधेयक है, निरसन विधेयक 2021, ये विधेयक 2021 जो है वो लोकसभा ने किसने प्रस्तुत किया, यानी किस सभा में, लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया, पहला सवाल तो ये बनेगा। तो ध्यान रखना, कृषि कानून बनाने के लिए जो विधेयक लाया गया था वो भी, और निरसन का जो विधेयक है, ये दोनों जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, किसके द्वारा कृषि कानून बनाने के लिए विधेयक लाया गया, यह सवाल परीक्षा में आ चुका है मेरे दोस्तों। अब सवाल आएगा कि निरसन विधेयक 2021 किसके द्वारा लोकसभा में रखा गया, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह विधेयक क्या किया गया था, लोकसभा में रखा गया था, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। अब आपसे वो पूछ सकता है कि भैया आपने कृषि कानूनों के बारे में बहुत बहस तो की होगी, नुक्कड़ नाटक किए होंगे, आपने नाम भी जानते हो कि नहीं जानते हो। तो यहां ध्यान रखना, पहले का नाम है कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन व्यापार, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और क्या है, वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। यहां पर है संवर्धन व सुविधा, संवर्धन वह सुविधा, संवर्धन व सुविधा, ये ध्यान रखना, संवर्धन व सुविधा विधेयक 2020 है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य
संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 के नाम से पहला कानून था जिसको निरस्त करने के बारे में कानून लाया गया बाद में। पहला कानून कौन सा था? तो कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा इस नाम का था। ये जरूर ध्यान रखना, पेपर में आ चुका है इसलिए कह रहा हूं, तीनों के नाम देगा, चौथा कोई और देगा तो आपके मिक्स ना हो वहां, इस वजह से। इसके बाद दूसरा याद करना, किसान। एक है सशक्तिकरण, किसान का क्या करना? सशक्तिकरण करना किसान का, और किसान का क्या करना है? उसका भी संवर्धन करना है। इसको लेकर के मूल्य आवश्यकता वाला, कौन सा? मूल्य आवश्यकता वाला एक विधेयक लाया गया। दोबारा सुन लीजिएगा, किसान सशक्तिकरण और संवर्धन, मूल्य, यहां आश्वासन भी लिख सकते हो आप, आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन विधेयक 2020 नाम से दूसरा जो कानून है वो लाया गया था। इसके बाद तीसरा जो है ना वो आपको पक्का याद करना है, क्योंकि इन दोनों का संबंध कृषि से आपको सीधा सीधा दिख रहा है, आप इनको पहचान जाओगे। इसमें संवर्धन एवं सुविधा है, इसमें संवर्धन एवं सुविधा है, इसमें सशक्तिकरण और संवर्धन है। लेकिन ये तीसरा जो है वो किसी भी तरीके से इससे मेल नहीं खाता है। इसका नाम है आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम। आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम जो है, ये अधिनियम जरूर ध्यान रखना है, ये अधिनियम जो है वो जरूर ध्यान रखना। आवश्यक वस्तु एवं सेवा अधिनियम जो है वो 2020, ये तीनों नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस संबंध में आपसे अगर नाम देकर वो सवाल पूछे, तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, ये आपको याद रहना चाहिए। कृषि उत्पादन वाणिज्य अधिनियम और दूसरा किसान मूल्य जो आवश्यकता कह दीजिए, या फिर इसकी जगह आप लोग एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। तो ये तीनों कृषि कानून आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। मूल्य आश्वासन भी कह सकते हो इसे। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ें। तो तीनों कृषि कानून के संबंध में मैंने सारी बात आपको रख दी है। अब अगली बात और भी समझाना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में एक बेलन डी अवार्ड दिया गया था, बेलन डी अवार्ड, बेलन डी अवार्ड। ये बेलन डी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया आपको ये भी पता है। दो खिलाड़ी जो हैं, बेलन डी अवार्ड है, वैसे मैंने सीधा लिख दिया बेलन डी अवार्ड 2021 है। ये दो खिलाड़ी, एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी को दिया गया। इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। पुरुष खिलाड़ी कौन है भाई जिनको दिया गया? तो ये तो परमानेंट है भाई साहब को 7वीं बार मिला है। कौन सी बार? 7वीं बार मिला है। किसको? लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी जो है, इन लियोनेल मेसी को ये 7वीं बार दिया गया है। लियोनेल मेसी को 7वीं बार क्या दिया गया है? बेलन डी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। महिला कौन है? उस महिला का नाम भी एलेक्सिया है। क्या है? एलेक्सिया है, एलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया पुटेलस, पुटेलस है, पुटेलस है। ये बार्सिलोना की क्लब जो है ना, बार्सिलोना क्लब, बार्सिलोना, बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलती है। हालांकि लियोनेल मेसी का संबंध अर्जेंटीना से है। कहां से? अर्जेंटीना से। लेकिन ये अपनी राष्ट्रीय टीम की ओर से बहुत ही कम खेलते, कभी खेलते नहीं है। पहले ये भी बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलते थे, लेकिन अभी बार्सिलोना क्लब से इन्होंने अपनी दूरियां जो है वो बना ली है, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। एलेक्सिया पुटेलस जो है वो महिला है और लियोनेल मेसी जो है वो पुरुष हैं। इनको बेलन डी अवार्ड 2021 से सम्मानित। लियोनेल मेसी को लगातार कौन सी बार दिया गया है? 7वीं बार यह पुरस्कार इनको दिया गया है। बेलन डी अवार्ड, अर्जेंटीना के ये रहने वाले हैं और 7वीं बार उनको यह पुरस्कार जो है वो इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात और करते हैं आपके सामने। आपने एक मनु भंडारी का नाम सुना होगा, मनु भंडारी। क्या नाम है जी? मनु भंडारी। मनु भंडारी क्यों चर्चा में आई? क्योंकि इनका पिछले दिनों क्या हो गया? निधन हो गया। निधन होने की वजह से चर्चा में इसलिए आई क्योंकि राजस्थान से इनका संबंध है। इनकी शिक्षा व्यवस्था जो है वो राजस्थान के कहां पर हुई है? अजमेर में हुई है, ये ध्यान रखना। हालांकि इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अजमेर में इनकी शिक्षा व्यवस्था होने और अपनी कर्म भूमि के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने राजस्थान में किए हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाओं में एक रचना है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, ये भी इनकी रचना है।
1 इंच मुस्कान, क्या है? 1 इंच मुस्कान, 1 इंच क्या है? मुस्कान दीजिए भैया। एक है महाभोज, क्या है? महाभोज, ये महाभोज भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो दोबारा सुन लो, एक कहानी यह भी, 1 इंच मुस्कान और महाभोज। एक कहानी सुनाओ, एक मुस्कान दो और एक महाभोज, फिर करना ही करना है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लीजिएगा इन सबको। पहली क्या है? एक कहानी यह भी, 1 इंच मुस्कान, फिर महाभोज। ये मनु भंडारी की रचनाएं हैं। हाँ जी, गुरुग्राम में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक बात है, लेकिन आप इतनी बात याद कर लो तो बहुत है। राजस्थान में कहां से संबंध रहा है इनका? अजमेर से संबंध रहा है। और अजमेर से संबंध रखने वाले आपके ट्विटर के जो नए सीईओ हैं, ट्विटर के नए सीईओ जो हैं, उनका नाम फटाफट लिख दीजिएगा। इसके अलावा भूपेंद्र यादव नाम के 2 आदमी अजमेर से संबंधित है। एक आरपीएससी के चेयरमैन पद से रिटायर हो गए हैं, दूसरे जो है वो केंद्र सरकार में, क्या है? केंद्र सरकार में। ये पराग अग्रवाल, आपको मैं लिख ही देता हूं, पराग अग्रवाल, ये पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ बने। केंद्र सरकार में कौन से मंत्री के पद पर हैं? एक तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है उसमें है, और एक इनके पास पर्यावरण एवं वन एवं पर्यावरण जो मंत्रालय है, वो पर्यावरण मंत्रालय भी किनके पास है? इन्हीं के पास है। श्रम एवं रोजगार पर्यावरण मंत्रालय जो है वो भूपेंद्र यादव जी के पास ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब बात करते हैं, सर जी वीडियो में नेगेटिव मार्किंग है क्या? अरे नहीं है भैया, वीडियो में नेगेटिव मार्किंग का आज अधीनस्थ बोर्ड ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी करके कह दिया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग जो प्री एग्जाम हमारा पहला ले रहे हैं उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो धांसू दिल लगाकर सारे सवाल करके आना है वीडियो में, ठीक है? चलो इसके बाद और बात करते हैं आगे। मनु भंडारी पर बात हो गई है, अब हम बढ़ते हैं थोड़े से आगे एक नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है 52वां फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार। 52वां फिल्म, ये लिख लीजिएगा, 52वां फिल्म महोत्सव कह दो या फिर इसे क्या कह सकते हो आप लोग, भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो है वो 52वां था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछेगा बताइए भैया इसकी उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? एक इसके समापन जो समारोह है, उस समापन समारोह की फिल्म कौन सी थी? तो उद्घाटन की फिल्म थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ये इसकी क्या है? पहली जो उद्घाटित फिल्म थी, यानी उद्घाटन समारोह में जिस फिल्म को इनोग्रेट किया गया वो फिल्म ये थी, ठीक है? अब जरा देखिएगा, समापन समारोह में एक फिल्म थी जिसका नाम था द हीरो। ये 2 सवाल महत्वपूर्ण है, याद करना। उद्घाटन में द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड है और लास्ट वाली फिल्म जो है वो कौन सी है? द हीरो है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि भाई आपने हेमा मालिनी का नाम सुना होगा, किसका नाम? दोबारा बोलो सर, हेमा मालिनी का नाम सुना है। इसके बाद आपने प्रसून जोशी का नाम भी सुना होगा, प्रसून जोशी। ये दोनों व्यक्ति हैं जिन दोनों को क्या दिया गया है? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, यानी इंडियन फिल्म जो क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से प्रसून जोशी और हेमा मालिनी जो 2 हैं इनको सम्मानित किया गया है। दोबारा सुन लो, एक बार फिर बता रहा हूं, नाम ही सुना है, जानोगे भी। तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से फिल्म क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 52वां फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? द किंग ऑफ द ऑल द वर्ल्ड है। समापन फिल्म कौन सी थी? द हीरो फिल्म है वो रही, ठीक है? अब चलिए, हाँ जी, अनुराग ठाकुर जो है इन्होंने पुरस्कार दिए थे, बहुत अच्छी बात है। चलो जी अगली बात करते हैं।
आपने आईएनएस विशाखापट्टनम का नाम सुना होगा, आईएनएस विशाखापट्टनम। ये आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? एक आपने आईएनएस वेला का नाम सुना होगा, आईएनएस वेला। ये आईएनएस वेला और आईएनएस विशाखापट्टनम क्या चीज है? तो ध्यान रखना, आईएनएस विशाखापट्टनम एक क्या है? ये युद्धपोत है। क्या है? युद्धपोत है, जिसे हाल ही में नौसेना में क्या किया गया? शामिल किया गया। आईएनएस वेला है एक पनडुब्बी है, एक क्या है? पनडुब्बी है, जिसे भी हाल ही में क्या किया गया है? सेना में शामिल किया गया है। एक और ध्यान रखना, भारत गौरव ट्रेन आप इसे कह सकते हो, भारत गौरव ट्रेन जो है, पहले से 2 क्षेत्रों में भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। किस किस क्षेत्र में? एक तो माल वाहन के रूप में, माल वाहक के रूप में इनका यूज किया जा रहा है, यानी माल ढुलाई के लिए। इसके अलावा एक यात्री ढुलाई के लिए भी क्या किया जा रहा है? भारत गौरव ट्रेन संचालित है। लेकिन अब रेलवे ने एक नया इनोवेशन किया है और भारत गौरव ट्रेन को किसके लिए? पर्यटन के लिए भी शुरू किया जा रहा है, यानी पर्यटन के लिए अलग से भारत गौरव ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रहा है। भारतीय रेलवे दुनिया का वो रेलवे है जिसने ये कहा है कि भाई साहब, हम 2030 तक दुनिया के पहले ऐसी संस्था बन जाएंगे जो 0 कार्बन उत्सर्जन के साथ रेल का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। ये भी बात किसने कही है? भारतीय रेलवे ने कही है। हाँ, आईएनएस विक्रांत भी है। ठीक है जी। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या है? युद्धपोत क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम। पनडुब्बी क्या? आईएनएस वेला है। इन दोनों को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। भारत गौरव ट्रेन का संचालन मालवाहक और किसके रूप में? यात्री भार के रूप में पहले से किया जा रहा है। ठीक है। और यहां पर भारत गौरव ट्रेन जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा भी अब नए तरीके से उसे क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ें हम लोग नए विषय की ओर। राजस्थान में अभी हाल ही में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। राजस्थान विधानसभा में क्या हुए हैं? उपचुनाव हुए हैं। तो राजस्थान विधानसभा में 2 जगह उपचुनाव हुए, जरूर ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी जगह है? एक जगह है जिसका नाम है वल्लभनगर जो है वो आपकी इंपोर्टेंट है। वल्लभनगर जगह पर उपचुनाव हुआ। एक आपका धारियावाद जो है, धारियावाद, इस धारियावाद जगह पर भी क्या हुए? उपचुनाव हुए। ये वल्लभनगर आपका कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और आपका धारियावाद जो है ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। धारियावाद कहां है? प्रतापगढ़ में। वल्लभनगर और धारियावाद जो दोनों सीटें हैं, अब वो कांग्रेस के खाते में चली गई। किसके खाते में? कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। ये ध्यान रखना है, दोनों सीटें। यहां पर वल्लभनगर से कौन चुनाव जीते हैं? ये ध्यान रखना, प्रीति सख्तावत जो है वो यहां से चुनाव जीती है। प्लस धारियावाद जो प्रतापगढ़ की सीट है, यहां से नागराज मीणा जो है वो चुनाव क्या किए हैं? जीते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की टोटल यहां 108 सीटें हो चुकी है और बीजेपी का आंकड़ा 71 पर है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 200 के 200 विधानसभा सीटों पर विधायक जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा का अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है। जैसे ही विधानसभा का कोई सत्र चलेगा, आपको कहीं न कहीं से हो सकता है कोई खबर मिल जाए। ऐसी आज तक की मान्यता राजस्थान में लगातार रही है। धारियावाद, प्रतापगढ़, नागराज मीणा, और यहां पर आप लोगों की है कि वल्लभनगर, उदयपुर जो है वहां से प्रीति सख्तावत दोनों कांग्रेस पार्टी से चुनाव जो है वो जीते हैं। हाँ जी, चलिए यहां पर है 108 सीटें अब किसकी है? तो कांग्रेस पार्टी की है, ये ध्यान रखना है। 3 महिला मंत्री भी वर्तमान में मंत्रिमंडल में, 3 महिला मंत्री हैं। ध्यान रखना, 3 महिला मंत्री हैं। मंत्रिमंडल पूरा रट लेना भैया। सवाल कैबिनेट मंत्रालय, बस कौन सा? कैबिनेट मंत्रालय याद कर लेना है पूरा, उसमें से सवाल आएगा पेपर में। 3 महिला मंत्री हैं, जिसमें से 2 महिला मंत्री क्या है? कैबिनेट में है। 2 कैबिनेट मंत्री हैं और जिसमें से 1 महिला जो है वो राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री कौन है? तो जाहिदा खान जो है, क्या है? जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रही है।
और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री में अगर बात की जाए तो ममता भूपेश जो है इनके पास बाल विकास विभाग का मंत्रालय है। इसके बाद शकुंतला रावत जो है, शकुंतला रावत जी के पास एक तो उद्योग मंत्रालय है और उद्योग मंत्रालय के साथ साथ इनके पास देवस्थान विभाग जो है, देवस्थान विभाग वो भी इन्हीं के पास है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको याद रह जाएगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए 3 महिला मंत्री हैं, ठीक बात है। अगला सवाल जरा देखिए, हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां है दक्षिणी शक्ति, यहां एक अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया जिसका नाम है दक्षिण शक्ति अभ्यास। दक्षिण शक्ति अभ्यास जो है वो अभ्यास नाम से राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। दक्षिण शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान में हाल ही में कहां किया गया, यह आपको बताना है। सर अब वर्तमान में विधानसभा में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपके सामने 25 और 26 टोटल हो चुकी है अब। यहां पर देखिएगा दक्षिणी शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान में कहां किया गया है। तो राजस्थान में इसका आयोजन जो है वो 20 से लेकर के 26 नवंबर 2021 जो है वो 2021 में कहां पर किया गया है। तो ध्यान रखना जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जैसलमेर जो है, जैसलमेर में इसका आयोजन यहां पर किया गया है। एक दक्षिणी शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया, प्लस राजस्थान में अभी बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। कब भैया? 1 तारीख को, 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस किसने बनाया? बीएसएफ ने बनाया। ये बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर 5 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5 दिसंबर को उनकी परेड हुई। उस परेड की सलामी लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर आए और इस कार्यक्रम का आयोजन भी कहां किया गया? जैसलमेर में किया गया। इस बार 26 जनवरी का जो गणतंत्रता दिवस आयोजन हो रहा है, गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है, उसमें क्या होंगे? पहली बात तो ध्यान रखना, 5 मध्य एशिया के जो देश हैं, 5 मध्य एशिया के जो देश हैं उन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखना, बीएसएफ जो राजस्थान की शाखा है, यहां पर क्या होगा? जितने ऊंट होते हैं उन ऊंटों का भी एक दल जो है वो गणतंत्रता दिवस की परेड में क्या लेने जा रहा है? भाग लेने जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा जी। क्या है? हाँ जी, अमित शाह जी, मध्य एशिया, ठीक है। मध्य एशिया के किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सारे देश जो हैं इनके 5 देशों के प्रतिनिधि हमारे यहाँ आने वाले हैं। अगली बात और जरा सुनिएगा, यहाँ आपने एक राजस्थान सालसा नाम का सुना हो, सालसा और नालसा। सालसा और क्या है? नालसा है, ठीक है। ये सालसा है, नालसा है, इसके आगे आर लगा दिया तो राजस्थान स्टेट का जो लेजिस्लेटिव विभाग है, यानी आप लोग उसके अध्यक्ष का नाम, एक तो है नालसा, एक है डालसा। जो गरीब लोग होते हैं या फिर जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं उनको सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए क्या की गई है? नालसा, डालसा, सालसा, इन सब का गठन किया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां नालसा जो है, उसके अलावा अब आपको ध्यान रखना है राजस्थान में बना हुआ जो स्टेट सालसा जिसको अपन कहते हैं, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। हाँ जी, प्रीति के जीत के बाद 27 महिलाएं टोटल हो चुकी है, पहले 26 महिलाएं थी, ठीक है। हाँ जी, हाँ सही बात है भागीरथ जी। यहां पर है सालसा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका ध्यान रखना, मनिंदर जो है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मनोंदर जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है, श्रीवास्तव, ये वर्तमान में राजस्थान के सालसा के क्या है? अध्यक्ष हैं। और नालसा का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कई बार मैंने बताया यूयू क्या है? यूयू ललित जो है, यूयू ललित जो है वो वर्तमान में नालसा के प्रमुख हैं। और नालसा का जो संरक्षक होता है, नालसा का क्या होता है? संरक्षक होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो यहां सीजीआई जो भारत के हैं, ठीक है, वो सीजीआई क्या होते हैं? इसके संरक्षक होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। भारत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है
उस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तो कौन है, यूयू ललित है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है उसके मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं और ये राज्य का है। इसके बाद जिले पर भी इस प्रकार काम किया जाता है। ये क्या किया जाता है, जिन लोगों को न्याय की सुलभता प्राप्त नहीं होती है उनको सस्ता न्याय कैसे उपलब्ध करवाया जाए, इसको लेकर के इन दोनों आयोगों की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और वर्तमान में इन दोनों के अध्यक्ष कौन है, ये आपका सवाल बन सकता है, तो ये मैंने बता दिया है आपके सामने। नालसा, सालसा, हालसा, हान यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है वो प्रत्येक जिले में होता है। चलिए इसके बाद और बात करते हैं, एक राष्ट्रीय स्काउट गाइड, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है, स्काउट गाइड, इसकी जो राष्ट्रीय जम्बूरी है, इस जम्बूरी का आयोजन वर्ष 2022 में कहां किया जाना है, तो राजस्थान के जयपुर में किया जाना है। और जयपुर के पास ऐसा सौभाग्य 1956 के बाद आ रहा है, यानी 1956 में पहली राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन जयपुर में किया गया था, यानी राजस्थान में हुआ था। इसके बाद अब वर्ष 2022 में इसकी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहां किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है राजस्थान शाखा जो है उसके प्रमुख जो है मुख्य आयुक्त, जिसको अपन कहते हैं मुख्य आयुक्त, किसको बनाया गया, मुख्य आयुक्त जो होता है वो हमारा मुख्य सचिव जो होता है वही होता है, जिसमें निरंजन आर्य जो है, निरंजन आर्य जी जो है वो वर्तमान में इसके क्या है, तो ध्यान रख लोगे आप लोग, निरंजन आर्य जी मुख्य आयुक्त हैं। राजस्थान में जो राजस्थान राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो मुख्य है उसके प्रभारी कौन है, तो ध्यान रखना है निरंजन आर्य जी हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए सर आज से शाम को क्लास होगी क्या, दिव्या जी क्लास सुबह भी होगी। हाँ जी, अगला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने, और मैं क्या रखना चाह रहा हूं, दिव्यांगों के लिए राजस्थान सरकार ने, दिव्यांगों के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है वो जरा सुनिए। एक तो इनके पदोन्नति जो होगी, पदोन्नति, इस पदोन्नति और एक है सीधी भर्ती, सीधी भर्ती, इन दोनों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण देने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि दिव्यांगों को सीधा सीधा क्या कर दिया जाए, ठीक है, यहां पर 4% आरक्षण, चाहे पदोन्नति हो चाहे क्या हो, यहां पर सीधी भर्ती हो, इन दोनों में क्या कर दिया जाए, इन दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए। चलिए हाँ जी स्वामी, हमें तो 4% आरक्षण सही बात है आपकी। इसके बाद अगला है, राजस्थान को हाल ही में बेस्ट डेस्टिनेशन, मैरिज डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान को 2 पुरस्कार पहले भी मिल चुके हैं, एक कौन सा है जरा देखिएगा, बेस्ट आइकॉनिक, बेस्ट आइकॉनिक, बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप, लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन जो है, बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन किसको दिया गया है, तो गरडिया महादेव के मंदिर का नाम आपने सुना होगा, गरडिया महादेव मंदिर, गरडिया महादेव मंदिर का नाम आपने सुना होगा, जो कहां पर स्थित है, वो कोटा में स्थित है मेरे दोस्तों। बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन का अवार्ड गरडिया महादेव मंदिर जो कोटा में स्थित है उसको दिया गया। इसके अलावा बेस्ट फेस्टिवल जो है, बेस्ट फेस्टिवल जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन, फेस्टिवल, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो है वो किसको दिया गया, डेस्टिनेशन। इसके लिए जरूर ध्यान रखना, बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वो हमारा डेजर्ट फेस्टिवल जो है, डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल जो हमारा है वो डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित कहाँ होता है, तो वो जैसलमेर में आयोजित होता है, जैसलमेर में। और राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट मैरिज डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड किसको दिया गया, मैरिज डेस्टिनेशन। देख सकते हो आप, अभी हाल ही में राजस्थान में एक बहुत बड़ी शादी का आयोजन किया गया था सवाई माधोपुर में, और आप लोगों ने सब ने देखा होगा आनंद का नजारा वहां पर। तो ये बेस्ट फेस्टिवल और बेस्ट डेजर्ट जो आपका है डेजर्ट फेस्टिवल वो जैसलमेर में, और गरडिया महादेव का मंदिर जो है उनको भी पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। करंट अफेयर कब तक का आएगा और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं,
15 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे ये डिपेंड करता है पेपर में कितने वो रख सकता है, 10 भी रख सकता है, 15 भी रख सकता है और इससे कम भी रख सकता है, लेकिन 10 से कम नहीं रखेगा। हाँ जी, चौथ के बरवाड़ा में अभी जो है वो इस शादी का आयोजन किया गया। चलिए एक बात मैं यहां आपको और बता देता हूं, अभी हाल ही में एसडीजी शहरी शहरी सूचकांक जो है, शहरी सूचकांक जो है वो भी जारी किया गया। राजस्थान के संदर्भ में एसडीजी शहरी सूचकांक के मामले में 2021 और 22 की अगर अपन बात करें तो इसमें जयपुर शहर, एक तो आपका कौन सा शहर, जयपुर शहर, इसके अलावा कौन सा शहर, कोटा शहर, इसके अलावा कौन सा शहर, जोधपुर शहर, इन 3 स्थानों को जगह मिली है और इन तीनों के नंबर भी बहुत भारी भरकम रहे हैं। 37वें नंबर पर जयपुर रहा है, कोटा इसमें जो है वो आपका 45वें नंबर पर रहा है और जोधपुर जो है वो 51वें नंबर पर रहा है। जयपुर, कोटा, जोधपुर 37, 45 और 51 इन नंबरों पर रहे हैं। तो चलिए यहां पर जयपुर, कोटा, जोधपुर 37, 45, 51 नंबर पर किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गैर शहरी सूचकांक जो है वो जारी किया गया, उसमें ये 3 शहर राजस्थान के अपने बना पाने में क्या रहे, सक्षम रहे। इसके बाद ध्यान रखना खेल रत्न पुरस्कार जो है, खेल रत्न पुरस्कार जो है उसके बारे में भी पूरी डिटेल से 2 सवाल तो फिक्स है, ये मानकर चलो, ठीक है। एक तो राजस्थान का जो नया मंत्री परिषद बना है उसमें सिर्फ मंत्रिमंडल याद कर लो आप, तो एक खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 35 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 10 लोगों को यहां से द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, प्लस 5 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है वो किसको दी गई है, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई है। मेरे दोस्तों आप इन 12 के 12 खिलाड़ियों का नाम क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल यहां से बनने वाला है आगामी परीक्षाओं में। तो आप सभी मित्रों को आज की क्लास से जुड़ने के लिए एक बार मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारा समय अब क्या हो चुका है, संपन्न हो चुका है और कल सुबह वापस आप लोगों से मुलाकात करेंगे और कल शाम को भी रिवीजन क्लास जो ये इस टाइम रही है, तो आप सब लोगों के रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए कल वापस मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपके सामने फटाफट बोलने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घना सर तो रोज बाद में लेता हूँ, ठीक बात है। चलिए साक्षी शर्मा, सोनू योगी, राव मनोज कुमार, हरस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट।